यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बुरी तरह डर गया। भैया, क्या तुम डर गए? सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो भैया, ये नदी कितनी सुंदर लग रही है। एकदम आयत के आकार की लग रही है ना? नहीं, आयताकार नहीं, कुछ समलंब के आकार की लग रही है। पर हाँ, ये जो तुमने चुनरी ओढ़ी है ना, ये आयताकार है। क्या भैया, आप हमेशा मुझे ही गलत बताते हो। अरे मेरी प्यारी बहना, नाराज मत हो। घर तो चल, आज इस बारे में दादाजी से समझेंगे। हाँ, यही अच्छा रहेगा। दादाजी, आप क्या कर रहे हो? अरे आ गए तुम दोनों। आओ मेरे पास बैठो। दादाजी, आज हमें आपसे बहुत कुछ समझना है। क्यों नहीं बच्चों, मेरे पास ये जादुई बॉक्स है ना, इसमें दुनिया भर की ना जाने कितनी जानकारियां कैद है। तुम बताओ, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? दादाजी, आज आप मुझे बहुभुजों के बारे में अच्छे से बता दो, जिससे मैं भैया से भी ज्यादा होशियार बन जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, पर मेरी भी एक शर्त है। तुम दोनों ध्यान लगा कर समझोगे। हाँ दादाजी, हम ध्यान लगा कर सुनेंगे और समझेंगे भी। तो फिर ठीक है, ये देखो, इस जादुई बॉक्स में मैं क्या लिखता हूँ। ये बहुभुज, ये दबाया एंटर। ये देखो कितना कुछ लिखा हुआ आ गया। समतल एक द्विमितीय तल को कहते हैं जिसकी कोई मोटाई नहीं होती, जैसे दीवार की सतह, छत की सतह, फर्श, टेबल टॉप की सतह, कागज आदि इसके प्रतिरूप है। जब हम कागज पर से पेंसिल हटाए बिना दो या अधिक बिंदुओं को मिलाते हैं तो प्राप्त आकृति को समतलीय वक्र कहते हैं। यदि प्राप्त आकृति सीधी रेखा में है तो उसे सरल रेखा कहते हैं, और यदि प्राप्त आकृति सरल रेखा में नहीं है तो उसे वक्र रेखा कहते हैं। बहुभुज केवल रेखा खंडों से समतल पर बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। सरल बंद वक्र संभव है कम से कम 3 रेखा खंडों को मिलाने से, यानी 3 या 3 से अधिक रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे ये सभी आकृतियां बहुभुज हैं। चलो बताओ कि इन आकृतियों में से कौन से बहुभुज हैं और कौन से बहुभुज नहीं हैं? दादाजी, लाल, नीली, पीली और हरी रेखाओं से बनी आकृतियां बहुभुज हैं, और ये संतरी और सफेद रेखाओं से बनी आकृतियां बहुभुज नहीं हैं। शाबाश, चलो अब आगे देखते हैं। जिस बिंदु पर 2 रेखाखंड मिलते हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जैसे इस आकृति में 3 शीर्ष हैं, इस आकृति में 4, इस आकृति में 5 शीर्ष। बहुभुज में शीर्षों की संख्या तथा भुजाओं की संख्या बराबर होती है। झांकी, दादाजी, झांकी देखने में तो बहुत मजा आएगा। तो चलो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों। मैं हूँ तुम्हारा जाना पहचाना त्रिभुज। ये तो तुम पहले से ही जानते हो कि 3 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
मैं हूँ 4 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति। कुछ कुछ तो तुम मुझे भी जानते ही हो, मुझे चतुर्भुज कहते हैं। और मैं हूँ 5 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति और मुझे पंचभुज कहते हैं। और मैं हूँ 6 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति और मुझे षटभुज कहते हैं। मैं हूँ 7 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति और मुझे सप्तभुज कहते हैं। और क्योंकि मेरी है 8 भुजाएं, इसलिए मैं हूँ अष्टभुज। मेरी है 9 भुजाएं और 9 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति को नौभुज कहते हैं। अब तुम जान गए होगे कि मेरी 10 भुजाएं हैं, तो 10 भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति को 10 भुज कहते हैं, यानी मैं हूं 10 भुज। तो पिंकी और पिंकू, क्या अब तुम में से कोई ये बताएगा कि n भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति को हम क्या नाम देंगे? दादाजी, मेरे ख्याल से n भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति को हम n भुज कहेंगे। वेरी गुड। आओ तो अब हम बहुभुजों के विकर्णों के विषय में पढ़ते हैं। किसी बहुभुज के 2 शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि शीर्ष आसन शीर्ष नहीं होने चाहिए। दादाजी, ये आसन्न शीर्ष कौन से होते हैं? पिंकी, किसी बहुभुज के एक शीर्ष के दोनों ओर के निकटतम शीर्ष उस शीर्ष के आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। एक त्रिभुज में किसी भी शीर्ष के लिए अन्य 2 शीर्ष आसन्न शीर्ष होते हैं, इसलिए त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या 2 होती है। पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है 5। और ये देखो, यहाँ षटभुज में विकर्णों की संख्या होती है 9। ये देखो इस प्रकार। और क्या तुम ये बता सकते हो कि सतभुज में कितने विकर्ण होते हैं? दादाजी, मुझे मालूम तो नहीं है, पर सप्तभुज बनाकर मैं विकर्णों की संख्या पता लगा सकता हूँ। अरे अरे, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुभुज के विकर्णों की संख्या झटपट से ज्ञात करने का एक बढ़िया सूत्र बताता हूँ, जिसका प्रयोग तुम किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या एकदम ज्ञात कर सकते हो। यदि बहुभुज n भुजाओं से बना है, तो इसके विकर्णों की संख्या होगी n गुणा n घटा 1 बटा 2 घटा n। तो पिंकू, अब तुम इस सूत्र की सहायता से सतभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। दादाजी, मैं बताऊं? चलो देखते हैं तुम दोनों में से पहले कौन सबसे पहले हल करके दिखाता है। दादाजी, इस सूत्र में n बराबर 7 रखने पर विकर्णों की संख्या आई 14। शाबाश मेरे बच्चों। चलो अब सतभुज के विकर्ण बनाकर भी देख लेते हैं। देखो पिंकी और पिंकू, ध्यान से देखो। इस चित्र में सतभुज के 14 विकर्णों को, ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 14वां। दादाजी, बहुभुज के विकर्ण तो हमें अच्छे से समझ आ गए हैं,
ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बहुभुजों के गुणों के बारे में भी कुछ बताऊंगा। अब हम बहुभुजों के बाह्य कोणों के योग के गुणधर्म के विषय में पढ़ेंगे। दादाजी, ये बहुभुज के बाह्य कोण कौन से होते हैं? बहुभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना कोण बहुभुज का बाह्य कोण कहलाता है। जैसे त्रिभुज की इस भुजा को आगे बढ़ाने पर हमें ये बाह्य कोण मिला और इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये बाह्य कोण मिला। तो पिंकी, अब तुम चतुर्भुज के बाह्य कोण बनाओ। जी दादाजी, ये बनाया चतुर्भुज और इसका नाम रखा चतुर्भुज ए बी सी डी। ए बी को ई तक आगे बढ़ाया तो बाह्य कोण हुआ कोण ई बी सी। भुजा बीसी को एफ तक आगे बढ़ाया तो बाह्य कोण हुआ कोण एफ सी डी। भुजा सीडी को जी तक आगे बढ़ाया तो बाह्य कोण हुआ कोण जी डी ए। डी ए को एच तक आगे बढ़ाया तो बाह्य कोण हुआ कोण एच ए बी। शाबाश पिंकी, तुमने बहुभुज के बाह्य कोण को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अब बारी है बहुभुज के बाह्य कोण के योग गुणधर्म की। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में देखो, ये ऐसे एक बहुभुज बनाते हैं जिसकी 4 भुजाएं हैं, यानी कि एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम ABCD लिखते हैं। चतुर्भुज के बाह्य कोण बनाते हैं इस प्रकार। हमें 4 बाह्य कोण प्राप्त होते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 व कोण 4। अब हम इन चारों कोणों की मापों का योग जानना चाहते हैं। हम बिंदु A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। B पर पहुंचने के बाद BC के अनुदिश बिंदु C तक पहुंचने के लिए कोण 1 के बराबर घूमना पड़ता है। इसी प्रकार C से CD के अनुदिश D तक पहुंचने के लिए कोण 2 के बराबर घूमना पड़ता है। D से DA के अनुदिश A तक पहुंचने के लिए कोण 3 के बराबर घूमना पड़ता है और A से AB के अनुदिश B तक पहुंचने के लिए हमें कोण 4 के बराबर घूमना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमने एक पूरा चक्कर घूम लिया है, यानी कि हम संपूर्ण कोण घूम चुके हैं। दादाजी, संपूर्ण कोण तो 360 डिग्री का ही होता है ना? बिल्कुल ठीक। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 360 डिग्री। शाबाश। अब हम एक और बहुभुज बनाते हैं जिसकी 5 भुजाएं, यानी कि एक पंचभुज बनाते हैं। इसका नाम ABCDE लिखते हैं। अब पंचभुज के बाह्य कोण बनाते हैं, हाँ, इस प्रकार। यहाँ हमें 5 कोण प्राप्त होते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 व कोण 5। अब बिंदु A से B की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। B पर पहुंचने के बाद BC के अनुदिश बिंदु C तक पहुंचने के लिए कोण 1 के बराबर घूमना पड़ता है। इसी प्रकार C से CD के अनुदिश D तक पहुंचने के लिए कोण 2 के बराबर घूमना पड़ता है। D से DE के अनुदिश E तक पहुंचने के लिए कोण 3 के बराबर घूमना पड़ता है।
अच्छा, अब तुम बताओ कि ई से ए तथा ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? दादाजी, ई से ई ए के अनुदिश ए तक पहुंचने के लिए कोण 4 और ए से ए बी के अनुदिश बी तक पहुंचने के लिए कोण 5 के बराबर घूमना पड़ेगा। हम देखते हैं कि फिर से हमने एक चक्कर घूम लिया है, यानी कि हम 360 डिग्री घूम चुके हैं। बाह्य कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर होगा 360 डिग्री। और अब हम यह भी कह सकते हैं कि एक बहुभुज की कितनी भी भुजाएं हो, उन सभी के लिए सही है। अतः इस क्रियाकलाप से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस गुणधर्म के प्रयोग से हम समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जिसके बाह्य कोण की माप पता हो। दादाजी, ये समबहुभुज किस बहुभुज को कहते हैं? तुम जानते हो ना कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा कोण समान माप के हों, समबहुभुज कहलाता है। जैसे वर्ग समबहुभुज है, जबकि आयत समबहुभुज नहीं है, क्योंकि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के यानी समान तो होते हैं, परंतु सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसीलिए ये समबहुभुज नहीं है। हाँ दादाजी, ये तो है। अब बहुभुज के बाह्य कोणों के योग के गुणधर्म के उपयोग को समझते हैं। जैसे यदि किसी समबहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, तो इसके सभी बाह्य कोणों की माप 60 डिग्री ही होगी। इससे भुजाओं की संख्या बराबर होगी 360 डिग्री बटा 60 डिग्री बराबर 6, यानी समबहुभुज होगा षटभुज। दादाजी, यदि किसी समबहुभुज के बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो, तो बहुभुज कौन सा होगा? दादाजी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, तुम बताओ। दादाजी, समबहुभुज के बाहरी कोण की माप 45 डिग्री है, क्योंकि समबहुभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। अतः अष्टभुज के सभी बाह्य कोणों की माप 45 डिग्री ही होगी और उसमें भुजाओं की संख्या होगी 360 बटा 45, जो कि बराबर आया 8, यानी कि बहुभुज होगा अष्टभुज। वेरी गुड। अब तुम दोनों इन भुजाओं को ध्यान से देखो जरा। दादाजी, इन बहुभुजों में 2 ही प्रकार के बहुभुज हैं। एक वे जिनमें सभी शीर्ष एक शीर्ष के एक ही ओर स्थित हैं, और दूसरे वे जिनमें सभी शीर्ष एक शीर्ष के एक ही ओर स्थित नहीं है। शाबाश। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य तथ्य ये भी है कि यदि हम इन बहुभुजों के विकर्णों को मिलाते हैं, तो देखते हैं कि कुछ बहुभुजों में सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित हैं, और कुछ बहुभुजों में सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित नहीं है। तो ऐसा बहुभुज जिनके सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित हैं, उन्हें उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। इन बहुभुजों के सभी शीर्ष एक शीर्ष के ही ओर स्थित होते हैं, और ऐसा बहुभुज
जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित नहीं होते हैं, उन्हें अवतल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। इन बहुभुजों के सभी शीर्ष एक शीर्ष के ही ओर स्थित नहीं होते। दादाजी, ये बहुभुज का अभ्यंतर क्या होता है? बेटा पिंकी, कोई भी बहुभुज तल को दो भाग में बांटता है। पहला, तल का वो भाग जो बहुभुज के अंदर घिर जाता है, इस भाग को बहुभुज का अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा, तल का वो भाग जो बहुभुज के बाहर रह जाता है, बहुभुज का बाह्य भाग कहलाता है। अब इस आकृति में बताओ कि कौन से बिंदु बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित है और कौन से बिंदु बहुभुज के बाह्य भाग में स्थित है। दादाजी, बिंदु P, Q, R, S, X बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित है और बिंदु E, F, G, H बहुभुज के बाह्य भाग में स्थित है। दादाजी, यानी यह चारों बहुभुज उत्तल बहुभुज हैं और ये तीनों अवतल बहुभुज हैं। हाँ, शाबाश पिंकी, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। आओ पिंकी और पिंकू, अब हम बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे। दादाजी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। हाँ, शाबाश पिंकी, त्रिभुज के इसी गुणधर्म के प्रयोग से हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम चतुर्भुज के अंतः कोण का योग ज्ञात करेंगे। दादाजी, चार भुजाओं से बनी समतलीय बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। परंतु चार भुजाओं से बनी हर समतलीय बंद आकृति चतुर्भुज नहीं होती है। वो कैसे दादाजी? देखो, इस आकृति की चार भुजाएं हैं, AB, BC, CD तथा AD, परंतु ये चतुर्भुज नहीं है। यस दादाजी, ये तो दो त्रिभुज हैं। यानी कि चतुर्भुज की परिभाषा अभी अधूरी है। तो दादाजी, इसकी ठीक परिभाषा क्या होगी? चार अंशरेख बिंदुओं जिनमें से कोई भी तीन बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं है और सभी रेखाखंड केवल अपने अपने सिरों पर मिलते हैं, को एक क्रम में जोड़ने से प्राप्त बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड पिंकू, तुम तो बहुत ध्यान से समझ रहे हो। पिंकू, सबसे पहले चतुर्भुज के विषय में पढ़ते हैं। अच्छा चलो बताओ, यहाँ इस कमरे में चतुर्भुज की आकृति कहाँ दिखाई दे रही है? दादाजी, दीवार, दरवाजा, खिड़की, फर्श, किताब और चार्ट आदि में चतुर्भुज की आकृति दिखाई दे रही है। शाबाश, अब हम ये चार अंशरेख बिंदु A, B, C व D लेते हैं। इन चारों बिंदुओं को हम क्रम से जोड़ने पर हमें जो आकृति प्राप्त होती है, उसे क्या कहेंगे पिंकू? दादाजी, उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। इन चारों बिंदुओं A, B, C व D को हम चतुर्भुज के शीर्ष कहते हैं। यानी चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं। A को B से, B को C से, C को D से व D को A से मिलाने पर हमें चार रेखाखंड AB, BC, CD व DA प्राप्त होते हैं। इन चारों रेखाखंडों को हम
चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। कोण DAB, कोण ABC, कोण BCD तथा कोण CDA। इन्हें हम कोण A, कोण B, कोण C व कोण D भी कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं तथा कोण समान माप के हों समबहुभुज कहलाता है। उदाहरण के लिए वर्ग समबाहु त्रिभुज, समपंचभुज, समषड्भुज इत्यादि समबहुभुज हैं, जबकि आयत, समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज इत्यादि समबहुभुज नहीं है। क्योंकि आयत के सभी कोण तो समान होते हैं, परंतु सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। इसी तरह समचतुर्भुज की सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, परंतु सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। तुम्हें मालूम है कि यदि 2 भुजाओं का एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो दोनों भुजाओं को आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। चतुर्भुज ABCD में आसन्न भुजाओं के युग्म हैं AB व BC, BC व CD, CD व DA तथा DA व AB। दादाजी यानी के चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 4 युग्म होते हैं। हाँ, चतुर्भुज में आसन भुजाओं के 4 युग्म होते हैं। चतुर्भुज की ऐसी भुजाएं जिनमें कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, यानी जो भुजाएं आमने सामने होती हैं, उन्हें चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स कहते हैं। अच्छा पिंकू, चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं के युग्म बताओ। दादाजी यहाँ भुजा AB और भुजा DC में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है और दोनों आमने सामने हैं। अतः भुजा AB और भुजा DC सम्मुख भुजाएं हैं। इसी प्रकार भुजा AD और भुजा BC में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। अतः AD और BC भी सम्मुख भुजाएं हैं। यानी दादाजी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। शाबाश पिंकू, वेरी गुड। दादाजी चतुर्भुज में आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल और सम्मुख कोण यानी ऑपोजिट एंगल्स भी होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। दादाजी मैं बताऊं चतुर्भुज के आसन्न कोण व सम्मुख कोण के बारे में? ठीक है पिंकी, तुम बताओ। दादाजी चतुर्भुज के आसन्न कोण उन 2 कोणों के युग्म को कहते हैं जिनमें चतुर्भुज की एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और चतुर्भुज के सम्मुख कोण उन 2 कोणों के युग्म को कहते हैं जिनके बीच कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, यानी दोनों कोण आमने सामने हो। शाबाश पिंकी, वेरी गुड। पिंकू चलो तुम चतुर्भुज ABCD में आसन कोण व सम्मुख कोण बताओ तो। दादाजी इस चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोणों के युग्म है कोण A और कोण B, कोण B और कोण C, कोण C और कोण D और कोण D और कोण A। यानी चतुर्भुज में आसन्न कोणों के 4 युग्म होते हैं। और दादाजी सम्मुख कोणों के युग्म हैं कोण A और कोण C,
और कोण बी और कोण डी, यानी सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हैं। शाबाश पिंकू, लगता है तुम्हें चतुर्भुज की आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आसन कोण और सम्मुख कोण के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। जी दादाजी। ठीक है, मैंने अभी अभी तुम्हें बहुभुजों के विकर्ण के विषय में बताया था, याद है ना? यस दादाजी। तो चलो अब तुम चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बना कर दिखाओ। दादाजी विकर्ण होंगे AC और BD, यानी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। और दादाजी, ये दोनों विकर्ण तो चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित हैं, यानी कि यह उत्तल चतुर्भुज है। तो अब हम ज्ञात करेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, और इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। दादाजी कौन सा क्रियाकलाप? हाँ बताता हूँ, पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसका नाम ABCD लिखते हैं। अब इस चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण माना AC को मिलाते हैं इस प्रकार। अब हम देखते हैं कि विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, यानी ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में बट गया है। हमें यहाँ पर 6 कोण प्राप्त होते हैं। माना कोण है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। अब इन सभी कोणों का योग ज्ञात करते हैं। कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6। अब हम त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री, तथा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर है 180 डिग्री। अर्थात कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर होगा 360 डिग्री। अतः चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलो अब हम मिलकर एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। अब इसका नाम ABCD लिखते हैं। अब कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D को इस प्रकार काटते हैं। अब कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D को एक बिंदु O को इस प्रकार रखते हैं कि चारों शीर्ष बिंदु O पर ही मिले। हम देखते हैं कि बिंदु O पर हमें एक संपूर्ण कोण प्राप्त होता है, और संपूर्ण कोण तो 360 डिग्री का ही होता है ना, यानी कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर है 360 डिग्री। अतः फिर से सिद्ध हुआ कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दादाजी यह क्रियाकलाप तो बहुत ही अच्छा था। अब तो मैं
अपनी कक्षा में भी सबको यह क्रियाकलाप सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। दादाजी, इस क्रियाकलाप में ये दोनों चतुर्भुज तो उत्तल चतुर्भुज हैं। क्या अवतल चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है? पिंकी, ये क्रियाकलाप अवतल चतुर्भुज के लिए भी उपयुक्त यानी एप्लीकेबल है। अवतल चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, यानी कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। अरे पिंकू, तुम चुप क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो बेटा? दादाजी, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। परंतु दादाजी, पंचभुज, षटभुज या सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? ओहो पिंकू, तो ये बात है। चलो तो मैं तुम्हें एक ऐसा झटपट सूत्र बताता हूँ जिसकी सहायता से तुम n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हो। n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है n घटा 2 गुना 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो इस सूत्र के अनुसार त्रिभुज के अंतः कोण का योग हुआ 3 घटा 2 गुना 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। याद है ना, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जी दादाजी, हमें अच्छे से याद है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, तो इस सूत्र के अनुसार चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हुआ 4 घटा 2 गुना 180 डिग्री, जो कि बराबर हुआ 360 डिग्री के, जो अभी अभी हमने सिद्ध किया था। ठीक है दादाजी, पंचभुज के अंतः कोणों का योग अब मैं ज्ञात करूंगा। ठीक है, करो। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, अतः इस सूत्र के अनुसार पंचभुज के अंतः कोणों का योग हुआ 5 घटा 2 गुणा 180 डिग्री, जो कि बराबर हुआ 3 गुणा 180 डिग्री, यानी 540 डिग्री। अतः पंचभुज के अंतः कोणों का योग हुआ 540 डिग्री। दादाजी, यह सूत्र तो सचमुच आसान और मजेदार है। दादाजी, अब मैं षटभुज के अंतः कोणों का योग करके बताऊं? ठीक है। दादाजी, षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है 6। इस सूत्र के अनुसार 6 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होगा 6 घटा 2 गुना 180, जो कि बराबर होगा 4 गुणा 180 डिग्री, यानी 720 डिग्री के। अतः षटभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होता है। वेरी गुड पिंकी, तुमने सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लिया है। अच्छा चलो, अब तुम सब इन आकृतियों को ध्यान से देखो। ये सभी चतुर्भुज हैं या नहीं? दादाजी, ये सभी चतुर्भुज हैं और सभी की आकृतियाँ अलग अलग तरह की है। इनमें क्या विशेष बात है? इन सभी चतुर्भुजों के नाम अलग अलग हैं और इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। अब मैं इन सब के बारे में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले इस आकृति को देखो। इस चतुर्भुज PQRS को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज में
भुजा PQ तथा भुजा SR एक दूसरे के समांतर हैं और यह सम्मुख भुजाओं का युग्म भी है। यानी कि दादाजी वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। बिल्कुल ठीक। दादाजी सम्मुख भुजाओं के तो 2 युग्म होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो उस आकृति को क्या कहेंगे? बेटा, अगर किसी आकृति में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो उस आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलो पिंकू, तुम इस चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं तथा सम्मुख कोणों के युग्म बताओ। दादाजी सम्मुख भुजाओं के युग्म AB और DC तथा AD और BC हैं और सम्मुख कोणों के युग्म हैं कोण A और कोण C तथा कोण B और कोण D। शाबाश पिंकू। तो इस चतुर्भुज ABCD में AB और DC इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है। AD तथा BC सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म है। AB समांतर है DC के तथा AD समांतर है BC के। और तुम तो जानते ही हो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तथा विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दादाजी ये सब हमें कैसे याद रहेगा? ठीक है, चलो इसे अच्छे से याद रखने के लिए हम इसे एक क्रियाकलाप से समझते हैं। सबसे पहले हम एक रंगीन कागज लेते हैं। अब इस कागज पर 2 समांतर चतुर्भुज ABCD तथा PQRS बनाते हैं। अब इनके विकर्णों AC व BD तथा PR व QS को मिलाते हैं कुछ इस प्रकार। विकर्ण AC और BD के प्रतिच्छेदन बिंदु को O लिखते हैं और विकर्ण PR व QS के प्रतिच्छेदन बिंदु को M लिखते हैं। अब एक पैमाने की सहायता से चारों भुजाओं तथा विकर्णों को नापते हैं कुछ इस प्रकार। हम देखते हैं कि AB बराबर है DC के, BC बराबर है AD के, PQ बराबर है SR के और SP बराबर है RQ के। यानी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा पिंकू, तुम OA, OC, OB और OD तथा MP, MR, MS और MQ को नाप कर बताओ क्या पता चलता है? दादाजी यहाँ OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD, MP बराबर है MR के और MS बराबर है MQ। यानी विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। बिल्कुल ठीक। यानी अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा दादाजी, अब सम्मुख कोणों को मापकर पता लगाएं कि इनमें कोई संबंध है या नहीं। हाँ,
अब कोण मापक की सहायता से समांतर चतुर्भुज कोण ए, कोण बी व कोण सी तथा कोण डी तथा कोण पी व कोण आर, कोण एस व कोण क्यू के चारों कोणों को मापो। दादाजी, यहाँ कोणों को मापने पर कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण बी बराबर है कोण डी के, कोण पी बराबर है आर के, और कोण एस बराबर है कोण क्यू के। और कोण ए व कोण सी तथा कोण बी व कोण डी, कोण पी व कोण आर तथा कोण एस व कोण क्यू तो सम्मुख कोणों के युग्म है। यानी अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ इस समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A तथा कोण B को ध्यान से देखो। कोण A तथा कोण B आसन्न कोण है। AD तथा BC समांतर रेखाखंड है और AB एक तिर्यक रेखा है। क्योंकि कोण A व कोण B तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है, अतः कोण A व कोण B समपूरक कोण होंगे। यानी कोण A और कोण B का जोड़ 180 अंश है। यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए 4 निष्कर्ष निकाले हैं। नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नंबर 3, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और नंबर 4 है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। यदि हमें समांतर चतुर्भुज के एक कोण का मान ज्ञात हो तो हम अन्य कोणों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री का है। इसके शेष कोणों का माप ज्ञात करने के लिए दादाजी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है पिंकी, तो तुम ही बताओ। दादाजी, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A है 60 अंश। दादाजी, A का सम्मुख कोण है C और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण A और कोण C की माप बराबर होगी। यानी कोण C बराबर होगा 60 अंश के, और दादाजी कोण B व कोण D भी तो सम्मुख कोण है। अतः कोण B व कोण D भी बराबर होंगे। परंतु इनमें से तो किसी की भी माप नहीं पता। फिर इसका पता हम कैसे लगाएंगे? अरे ध्यान से देखो, कोण A और कोण B तो आसन्न कोण है। यस दादाजी, याद आया। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। यानी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः कोण A जमा कोण B बराबर होगा 180 डिग्री। कोण A है 60 डिग्री, तो यह हुआ 60 जमा कोण B बराबर 180 डिग्री। अतः कोण B बराबर है 180 घटा 60 यानी बराबर 120 डिग्री, और कोण D भी बराबर है 120 डिग्री। तो दादाजी, यदि कोण A बराबर है 60 डिग्री
तो कोण बी होगा 120 डिग्री, कोण सी होगा 60 डिग्री और कोण डी होगा 120 डिग्री। वेरी गुड पिंकी। पिंकू पिंकी, ये क्या है? तुमने इतनी देर से अपने दादाजी को परेशान कर रखा है। चलो, अब खाने का समय हो गया, आकर मेरी मदद करो। ठीक है मम्मी, आते हैं। दादाजी, हमारी पढ़ाई तो अधूरी रह गई, अब क्या करें? अरे मेरे प्यारे बच्चों, चिंता क्यों करते हो? कल तो वैसे भी रविवार है। कल सुबह हम नदी किनारे चलकर अपना शेष पाठ पूरा कर लेंगे। नदी किनारे? वाह, सुबह सुबह तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। हाँ पिंकी और पिंकू, आज जो मैंने अब तक बताया है वो भूलना नहीं। कल पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और यदि तुम दोनों ने सही उत्तर दे दिए तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब आप चिंता मत करो दादाजी, सब बातें हमने ध्यान लगाकर समझी हैं और हम आपकी परीक्षा में भी सफल ही होंगे। शाबाश पिंकी और पिंकू। वाह, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम दोनों मेरे पास बैठो। हाँ दादाजी। तुम एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो, जिसकी दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। दादाजी, माना समांतर चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज में माना AB बराबर है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर है 2 सेंटीमीटर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः DC बराबर होगी 3 सेंटीमीटर और AD बराबर होगी 2 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होगा AB जमा BC जमा DC जमा AD, यानी 3 जमा 2 जमा 3 जमा 2, जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के। अतः इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर है 10 सेंटीमीटर। शाबाश पिंकी। इस आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BD बराबर 12 सेंटीमीटर है। रेखाखंडों OA, OC, OB तथा OD की लंबाइयां ज्ञात करो। दादाजी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के इस गुण का प्रयोग करके तो हम एकदम आसानी से रेखाखंडों की लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस गुण का प्रयोग करके इन लंबाइयों का पता तो लगाओ। OA बराबर होगी AC बटा 2, यानी 10 बटा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। OC भी बराबर होगा AC बटा 2, यानी 10 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। OB बराबर होगा BD बटा 2, यानी 12 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। OD बराबर होगा BD बटा 2,
यानी 12 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी OA बराबर है 5 सेंटीमीटर, OC बराबर है 5 सेंटीमीटर, OB बराबर है 6 सेंटीमीटर और OD बराबर है 6 सेंटीमीटर के। शाबाश पिंकी और पिंकू। लगता है तुम्हें समांतर चतुर्भुज के सभी आधारभूत गुण अच्छे से समझ में आ गए हैं। जी दादाजी। तो चलो अब हम कुछ और विशेष प्रकार के चतुर्भुजों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समचतुर्भुज को समझेंगे। दादाजी, चूंकि समबाहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए समचतुर्भुज तो उसी चतुर्भुज को कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल ठीक। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें कोई दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजाएं AB तथा BC बराबर है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर है DC के और BC बराबर है AD के, परंतु AB बराबर है BC के, अतः AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD के। अतः हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दादाजी, अब मुझे समझ आ गया कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर क्यों होती हैं। वेरी गुड। चलो अब हम एक और क्रियाकलाप में समचतुर्भुज के एक अन्य गुण का पता लगाते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए सबसे पहले हम एक रंगीन कागज लेते हैं। अरे दादाजी, क्या आप रंगीन कागज साथ लेकर आए थे? हाँ बेटा, मेरे इस पिटारे में जरूरत की सभी चीजें रहती हैं। इस कागज पर एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ये इस तरह। इस समचतुर्भुज का नाम BEST लिखते हैं। अब इस समचतुर्भुज को विकर्ण BS के अनुदिश ये इस प्रकार मोड़कर खोलते हैं और इसी प्रकार विकर्ण ET के अनुदिश मोड़कर ये ऐसे खोलते हैं। तो इस प्रकार हमें कागज पर दो निशान मिलते हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु का नाम O लिखते हैं। अब BS तथा ET मिलाते हैं। अब हम देखते हैं कि OB बराबर है OS के तथा OE बराबर है OS, यानी कि O विकर्ण BS तथा ET का मध्य बिंदु है। अब हम एक कोण मापक की सहायता से कोण TOB, कोण TOS, कोण SOE तथा कोण EOB को मापते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यानी समकोण है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दादाजी, क्या हम किसी और विधि से भी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं बेटा। इस निष्कर्ष की पुष्टि हम कुछ तर्कपूर्ण चरणों का उपयोग करके कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ देखो, ABCD एक समचतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः OA बराबर है OC के
तथा OB बराबर है OD के। अब हमें यह दर्शाना है कि कोण AOB तथा कोण COD बराबर है 90 डिग्री के। इसके लिए हम त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD लेते हैं। अब त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में OA बराबर है OC के तथा AD बराबर है DC के तथा OD बराबर है OD के। अतः SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COD के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः कोण AOD बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि कोण AOD तथा कोण COD रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः कोण AOD जमा कोण COD बराबर होगा 180 डिग्री के, यानी कि 2 गुना कोण AOD बराबर होगा 180 डिग्री के, अर्थात कोण AOD बराबर होगा 90 डिग्री के। अतः फिर से हम यह कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दादाजी, यानी के समांतर चतुर्भुज के गुणों के अलावा समचतुर्भुज के भी अपने 2 विशेष गुण होते हैं। पहला, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और दूसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब तुम ये समझ गए हो कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते हैं। दादाजी, यह तो बिल्कुल ठीक है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किसी भी कोण पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा चलो, अब एक और विशिष्ट समांतर चतुर्भुज के गुणों को समझते हैं, जिसका नाम है आयत। दादाजी, मुझे याद है, आयत तो उस समांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है। पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समान माप के होते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि आयत के आमने सामने की भुजाओं में क्या संबंध होता है? दादाजी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आयत की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि आयत का हर कोण समकोण क्यों होता है? दादाजी, अभी आपने बताया था कि आयत के सभी कोण समान माप के होते हैं। माना प्रत्येक कोण की माप है x डिग्री। और दादाजी, हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः x जमा x जमा x जमा x बराबर हुआ 360 डिग्री। 4x बराबर हुआ 360 डिग्री। x बराबर हुआ 360 बटा 4 बराबर 90 डिग्री। इसलिए आयत का प्रत्येक कोण हुआ 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। शाबाश, वेरी गुड। वाकई तुम्हें सभी तथ्य अच्छे से स्पष्ट हैं। दादाजी, क्या आयत के विकर्ण भी
एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? तुम जानते हो ना कि विशिष्ट आयत एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज से विकर्ण अलग-अलग लंबाई के हो सकते हैं, परंतु आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और वे एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और हम कागज काटने, मोड़ने तथा चिपकाने की विधि का प्रयोग करके ये सिद्ध कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम सबसे पहले एक रंगीन कागज लेते हैं। इस कागज पर दो सर्वांग आयत बनाते हैं, कुछ इस प्रकार। अब इनके नाम लिखते हैं ABCD और PQRS। अब पेंसिल की सहायता से विकर्ण AC व BD तथा PR व SQ को मिलाते हैं। चतुर्भुज ABCD को विकर्ण AC के अनुदिश मोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार, तथा चतुर्भुज PQRS को विकर्ण SQ के अनुदिश मोड़ते हैं, कुछ इस प्रकार। अब AC को SQ के ऊपर लिखते हैं। हम देखते हैं कि AC तथा SQ बराबर है, यानी आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। दादाजी, इससे यही निष्कर्ष निकला कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है और आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। अच्छा बेटा, अब बताओ वर्ग के बारे में तुम क्या जानते हो? दादाजी, वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वेरी गुड। वर्ग उस आयत को कहते हैं जिसमें दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो, अब चूंकि वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है और इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है, इसलिए तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दादाजी, इससे सही अर्थ निकला। वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब घर वापस चलते हैं। चलते चलते तुम मेरे इन छोटे प्रश्नों के उत्तर देते जाओ। दादाजी, यह पाठ तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देंगे। तो चलो सही गलत बताओ। सभी वर्ग समलंब होते हैं? सही। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं? सही। समचतुर्भुज के सभी कोण तथा विकर्ण बराबर होते हैं? गलत। सभी आयत चतुर्भुज होते हैं? सही। वेरी गुड। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते? सही। आयत के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं? गलत। सभी वर्ग आयत होते हैं, परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते।
सही। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। गलत। वेरी गुड मेरे बच्चों, चलो अब घर भी आ गया। हम आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ कभी नहीं भूलेंगे।